दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जीके स्पेशल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आज के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, जिसमें दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना देर किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राज़ील। इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। सुरेश के रेड्डी को ब्राज़ील का 1991 बैच के IFS अधिकारी थे। ठीक, इनको ब्राज़ील का राजदूत नियुक्त किया गया है। 2 चीज़ें होती है दोस्तों, एक होते हैं राजदूत और एक होते हैं उच्चायुक्त। दोनों में फ़र्क क्या होता है? राजदूत उन देशों में नियुक्त होते हैं जो कभी की अंग्रेज़ों के अधीन नहीं थे, मतलब कि जो देश अंग्रेज़ों के गुलामी नहीं किए थे, जो देश अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं थे, वहाँ पे राजदूत नियुक्त होते हैं। जबकि उच्चायुक्त उन देशों में नियुक्त किए जाते हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजी शासन के गुलाम थे। बस इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब ब्राज़ील के हुए हैं तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। ठीक, ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं डिल्मा रूसेफ। ठीक, डिल्मा रूसेफ। मैप में देख लीजिए, ये है ब्राज़ील। ठीक, ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है ब्राज़ील। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है और ये ब्राज़ील है। ब्राज़ील की जो करेंसी है रियल है, आपको याद रखना है। और संसद का नाम नेशनल कांग्रेस। ब्राज़ील की संसद का नाम नेशनल कांग्रेस। इतना क्वेश्चन ब्राज़ील से आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। 1757 प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का जो प्रतिनिधित्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। कंपनी सेना की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था और बंगाल के शासक नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। जबकि बक्सर का युद्ध, ठीक, बक्सर का युद्ध, इसमें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध नवाब शुजा उदौला और मीर कासिम एक तरफ थे और दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था कैप्टन मुनरो। पूछेगा बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी शासन का जो सेना का किसने नेतृत्व किया था, तो कैप्टन मुनरो। और प्लासी की लड़ाई में आपका रॉबर्ट क्लाइव। 2 चीज़ें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। इसका आंसर गुरु अर्जुन देव हो गया। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। उन्होंने सिख धर्म के जो आदि ग्रंथ की रचना की थी। इसमें गुरु नानक की प्रेरणादायक प्रार्थनाएं और गीत संकलित हैं। 10 गुरु थे सिख धर्म के। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी, दूसरे गुरु अंगद देव, तीसरे अमरदास और चौथे थे गुरु रामदास और 5वें थे गुरु अर्जुन देव जी। ठीक, 6वें गुरु थे गुरु हरगोविंद सिंह, 7वें थे गुरु हर राय और 8वें थे गुरु हरकिशन साहिब जी और 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर सिंह जी और 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह जी। इतना आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इराक। इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। इनका नाम आपको याद रखना है। इराक के बने हैं। ठीक, तो देख लेते हैं मैप में कहाँ है इराक। ये है इराक की राजधानी है बगदाद। इराक की जो मुद्रा है इराकी दिनार और इराक की संसद का नाम नेशनल असेंबली। इतना चीज़ आपको इराक के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2020 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम क्या थी? ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ये तो थीम हो गई। ठीक, अब बात आती है कि विश्व जो प्रवासी पक्षी दिवस है मनाया कब जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस, 3 मई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, फिर 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनन दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, फिर आपकी 8 मई विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। सॉरी, मैंने 9 मई बताया, 8 मई होगा यहाँ पे आंसर। 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई विश्व नर्स दिवस, 13 मई राष्ट्रीय स्वतंत्रता एकता दिवस, 15 मई विश्व परिवार दिवस, 17 मई अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस और 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है, 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस और 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? अभी हाल ही की घटना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टायरीन गैस। विशाखापट्टनम गैस त्रासदी में स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। विशाखापट्टनम की एलजी पॉलीमर इंडस्ट्री स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ। इसका जो रासायनिक सूत्र है C6H5CH = CH2। इतना आपको याद रखना है। स्टायरीन गैस का नाम है, विशाखापट्टनम में हुई थी। विशाखापट्टनम कहाँ पर पड़ता है? ये आपको जो विशाखापट्टनम ये बंदरगाह है, ये कहाँ पर पड़ता है? आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पड़ता है। अब आंध्र प्रदेश की बात है, यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। इतनी चीज़ आपको आंध्र प्रदेश के बारे में याद रखनी है। अब बात आती है आंध्र प्रदेश के जो नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से हैं? श्री वेंकटेश्वर है, ठीक, महावीर हरिण वनस्थली और एक है मरुगावनी, ठीक, मरुगावनी, श्री वेंकटेश्वर, महावीर हरिण वनस्थली। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इतना याद रखना है इनके बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा की, ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, ठीक। तो इसमें से बताना है कि कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट, ठीक। मैप में देख लेते हैं कहाँ पे है इंदिरा पॉइंट। ये जो आपको दिखाई दे रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक। और इसमें जो आपको ये ग्रेट निकोबार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक, मैं जूम कर रहा हूँ, ग्रेट निकोबार, यहाँ पे बड़ा निकोबार में ही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक। ये आपके जो भूमध्य रेखा है उससे सबसे नज़दीक में यही है भारत का। भूमध्य रेखा से और इंदिरा पॉइंट की दूरी कभी कभी पूछता है, तो आपको याद रखना है 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से और इंदिरा पॉइंट के बीच की दूरी है। अब पूछता है अंडमान निकोबार की राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर, वो किस द्वीप पर स्थित है? तो आपका दक्षिणी अंडमान, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दक्षिणी अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर है। उत्तरी अंडमान, उसके बाद मध्य अंडमान, उसके बाद दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को दक्कन पास के द्वारा अलग किया जाता है और अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। इतना आपको याद रखना है इसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अब देख लेते हैं, हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में ये इस रेखा का निर्धारण किया गया था। भारत और चीन को डिवाइड करती है मैकमोहन रेखा। हेनरी मैकमोहन द्वारा इसको निर्धारित किया गया था 1914 में। डेट भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक, अरुणाचल प्रदेश है। तो यही जो रेखा है यही मैकमोहन रेखा है, अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में स्थित है, ठीक। 1914 में इसका निर्माण हुआ था हेनरी मैकमोहन द्वारा। अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, ठीक। मैप में देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं प्रेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के 2 नेशनल इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से? मौलिंग नेशनल पार्क और नामदफा। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 ही है, मौलिंग और नामदफा, आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी नहीं थे। हम देख लेते हैं, प्रारूप समिति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे प्रारूप समिति की। उसका गठन हुआ था प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ था, ठीक। अध्यक्ष तो बाबा साहब अंबेडकर थे। अब 7 सदस्य थे बाबा साहब को लेकर, ठीक। और अन्य 6 लोग कौन कौन थे? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक, N गोपाल स्वामी अयंगर, फिर डॉक्टर P खेतान, ठीक। 1984 में इनकी मृत्यु हो जाने के बाद TT कृष्णामाचारी को रखा गया इनके स्थान पर। चौथे थे कन्हैयालाल मणिकालाल मुंशी, N माधवराव, ठीक, ये BL मिश्र के स्थान पर थे और सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इतने लोग थे, आपको याद रखना है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सबको मिला के 7 लोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 15 महिला कौन कौन सी थी देख लेते हैं।
विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राव, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी और दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी और अम्मू स्वामीनाथन। 15 लोग थी। अब दोस्तों सरोजिनी नायडू और सुचिता कृपलानी, 2 लोगों से क्वेश्चन आता है, पूछता है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचिता कृपलानी जी थी। पूछता है किस राज्य की थी, उत्तर प्रदेश की थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजिनी नायडू थी। किस राज्य की थी, ये भी उत्तर प्रदेश की थी। ठीक, इतना चीज़ आपको याद रखना है। पूछता है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी से एक क्वेश्चन और आता है कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न किस सन में दिया गया था, तो 1971 में दिया गया था। इंदिरा गांधी पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1971 में। पूछता है लता मंगेशकर जी को कब भारत रत्न दिया गया था, तो 2001 में दिया गया था लता मंगेशकर जी को, और इंदिरा गांधी जी को 1971 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। बात संविधान की आई है तो संविधान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी मैंने अस्थायी नहीं अस्थायी अध्यक्ष बोला, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और फिर दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक, झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक, पूछता है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी जी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया। जो भारतीय हमारा तिरंगा है उसे कब स्वीकार किया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछता है, 3:2 के अनुपात में रहता है। अब दोस्तों बात आती है कि भारतीय जो झंडा है, तिरंगा है, उसके डिजाइनर कौन थे, किसने बनाया था झंडा को, आपको याद रखना है। पिंगली वेंकैया उनका नाम था, पिंगली वेंकैया। झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का मात्रक आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। कार्य का मात्रक जूल है। ठीक, क्या होता है, कार्य की परिभाषा क्या होती है कि किसी वस्तु पर बल लगाकर और बल की दिशा में हुए विस्थापन और उस वस्तु पर लगाए गए बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाकर उसे 4 मीटर अगर विस्थापित कर दें तो उस पर जो कार्य होगा 4 × 5 = 20 जूल, उस पर 20 जूल का कार्य होगा। इसे आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है। जड़त्व का माप किससे होता है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान को ही जड़त्व की माप कहा जाता है। द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है। पूछता है कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो न्यूटन का प्रथम नियम है क्या है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो सदैव ही विराम में रहेगी, या कोई वस्तु अगर गति में है तो वो सदैव ही गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसे विस्थापित न किया जाए। इससे बल की परिभाषा मिलती है। जड़त्व, 2 जड़त्व होते हैं, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व। ठीक, अगर कोई आदमी गाड़ी पे बैठा है, गाड़ी अचानक जब चल देती है तो उसे क्या बोलते हैं, विराम का जड़त्व। ठीक, आदमी पीछे की तरफ, जब गाड़ी अचानक चलती है तो आदमी पीछे की तरफ झुक जाता है, उसे विराम का जड़त्व बोलते हैं। गाड़ी चल रही है, ठीक, सामान्य चाल से गाड़ी चल रही है, आदमी उस पर बैठा है, गाड़ी चल रही है, अचानक ब्रेक लगता है और आदमी जो है आगे की तरफ झुक जाता है, उसे गति का जड़त्व कहते हैं। दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा
किसके कारण होता है? खैरा रोग किसके कारण होता है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग होता है। खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग है। इससे पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधा बौना रह जाता है और पैदावार अच्छी नहीं होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आहार वहन के लिए। ठीक, दो चीज़ होती है, फ्लोएम और जाइलम और फ्लोएम। ठीक, जाइलम क्या है? पौधों की शाखाओं तक जल पहुंचाता है। फ्लोएम से आप याद रखिए फूड या कि भोजन जो उसका है आहार, वो फ्लोएम द्वारा पहुंचाया जाता है। जाइलम द्वारा जल, फ्लोएम द्वारा फूड। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज करता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंडरसन। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की पूछे तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की थी। न्यूट्रॉन की पूछे तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। पूछता है कि परमाणु का जो नाभिक है उसकी खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने ही परमाणु के नाभिक की भी खोज की थी और रदरफोर्ड ने ही प्रोटॉन की भी खोज की थी। दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी। इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाभिक के धनावेशित होने की या खुद नाभिक की पूछे तो दोनों का आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाभिक की भी खोज की थी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? श्रम ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीपीएस नेगी। डीपीएस नेगी को नियुक्त किया गया है। भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी डीपीएस नेगी ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है। इसके अलावा नेगी ने मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार का पद भी ग्रहण किया है। 1985 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी हैं। इन नए कार्यभार को संभालने के पहले नेगी सलाहकार वित्त एमएसएमई के रूप में कार्यरत थे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जो राज्य मंत्री हैं संतोष गंगवार। ठीक, पूछेगा श्रम मंत्री कौन है? संतोष गंगवार। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित है? ये बताना है। भारत भवन कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। भारत भवन भोपाल में स्थित है। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर ऐसी वीडियो आप डेली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।